गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फंक्शंस, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एग्जांपल में आपको मैं क्लियर करवाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड नाम का, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ब्रैकेट्स के अंदर a कॉमा बी हमने दो वेरिएबल लिए हैं। इन दोनों को जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। इनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। और उसके बाद हमने एक कॉलन साइन लगाया हुआ है और प्रिंट a प्लस बी दे दिया है हमने। ठीक है, ये आपका फंक्शन यहाँ इतना रेडी हो गया है। ठीक है ना। और उसके बाद हमने नीचे क्या किया है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 देकर a ऐड आपका फंक्शन है वो यहाँ पर आएगा। ब्रैकेट a कॉमा बी, ये आपके आर्गुमेंट पास हो रहे हैं यहाँ पर। और 5,6 आप चाहो तो यहाँ पर a कॉमा बी वेरिएबल भी स्टोर करवा सकते हो। तो वेरिएबल में देखो a कॉमा बी ये है, a कॉमा बी की वैल्यू a यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और ये ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। ठीक है, और चाहे तो आप 5,6 भी कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं और एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं। तो एग्जांपल में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर हम इस तरीके से कॉल करवाते हैं तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो असाइनिंग होते हैं। जैसे कि ये अगर आपने यहाँ पर 5,6 ले रखा है तो वो इनको नहीं उठाएगा, वो 5,6 को लेकर यहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद दोनों को प्लस कर देगा। ठीक है ना। और अगर आपने खाली वेरिएबल दे रखे हैं फिर वो इनको उठाएगा, 2 और 3 को उठाएगा और दोनों को प्लस कर देगा। तो ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से आपके पैरामीटर और आर्गुमेंट्स जो होते हैं काम करते हैं एक दूसरे के लिए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पर हमने a b दे रखा है और नीचे भी हमने a b दे रखा है, तो जो भी a की वैल्यू होगी वो इसको असाइन करेगी और b की वैल्यू इसको असाइन करेगी। अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। नाउ पैरामीटर की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, कह रहा दीज आर द वेरिएबल डिक्लेयर इन फंक्शन, कि ये एक ऐसे वेरिएबल हैं जो फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो देखिए, हमने फंक्शन, ये वेरिएबल जो हैं, ये देखो a और b हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रखे हैं। हेडर फंक्शन हेडर और डेफिनेशन टू रिसीव डाटा वैल्यू, कि ये जो हेडर्स में हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं तो ये क्या करते हैं, वैल्यू आपके वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं ताकि वो अपना डाटा परफॉर्म कर सके। तो ये दो वैल्यू यहाँ पर चली आएंगी और a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 हो जाएंगी और इसकी तरीके से आपका प्लस का आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आपके आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, क्या देयर आर द वैल्यू गिवन वाइल कॉलिंग द फंक्शन, कि अगर आपको कॉलिंग करवाते समय इन वैल्यूज़ को आप कॉलिंग करवाते समय फंक्शन में यूज़ करते हो तो उनको आप आर्गुमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है, नीचे एग्जांपल आपने देख रखे हैं, यहाँ पर ये आपके आर्गुमेंट्स हैं a कॉमा बी। तो a कॉमा बी इस वक्त जो है आर्गुमेंट्स का काम कर रहे हैं, वो यहाँ से इन वैल्यू को उठाएंगे और फंक्शन आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और वो आपका परफॉर्मिंग करेगा a प्लस बी का। तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम हो रहा है। Now next is your values that can be placed during call, कि आप चाहो तो ड्यूरिंग कॉल टाइम भी आप कोई भी वैल्यू को असाइन करवा सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर 3 कैटेगरी दे रखी हैं। कह रहा है लिटरल्स हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स भी जिन्हें हम कहते हैं, वेरिएबल्स भी हैं और एक्सप्रेशन। कह रहे हैं हम तीनों को कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, चाहे हम अलग अलग भी ले सकते हैं, इन तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहो इनको कॉलिंग करवा सकते हो। तो किस तरीके से कॉलिंग करवा सकते हैं एग्जांपल में आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया DEF से और ऐड नाम से लिया और हमने तीन A B C हमने 3 आर्गुमेंट पास कर दिए हैं। उसके बाद सम ऑफ 3 नंबर इज a प्लस बी प्लस वी, हमने इनको यहाँ पर, ये आपका क्या है इस वक्त आपका एक्सप्रेशन, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशंस को डाल रखा है कि जो भी वैल्यू हो वो प्लस होकर आए। फिर हमने देखिए यहाँ पर ये इसके इंटेंट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये सीधा है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू a, अगर हम ये लिखते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर हमने ऐड आपका फंक्शन है ना, तो फंक्शन आपका ऊपर की तरफ से चलेगा। उसके बाद 4,2,6 अगर हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं तो आपके वेरिएबल्स ये वैल्यू को कॉल नहीं करवाएंगे, वो इन वैल्यूज़ को उठा लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू उठाने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि 12 आंसर आएगा आपका। 6 4 10 और 12 होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, आपने दूसरा भी देखिए ऐड, नीचे मैंने हैश इसलिए लगा रखा है कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप ले सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर हमने A B C लिया है, तो A B C आपके वेरिएबल्स क्यों हुए, ये तीनों हुए।
और ऐड आपका क्या है, फंक्शन हुआ, तो जो भी परफॉर्म करेगा तीनों के तीनों, और 4 + 2 6 और 8 14, तो आपका नीचे वाले का आंसर 14 आता है। और ये भी है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 प्लस ये थर्ड वाला फंक्शन जो हमने लगा रखा है, ऐड आपका फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट्स के अंदर 2 + 4 8 + 2 और 16 + 2, तो तीनों वेरिएबल जो हैं वो कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी वेरिएबल्स आपको एक दूसरे से अलग करना हो तो हम कॉमा लगाते हैं, तो तीनों के अंदर कॉमा लगाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 6, इसका हो गया 10 और इसका हो गया 18। तो ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी हो गया और ये हो गया सी हो गया। तो इन तीनों का जो प्लस होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फंक्शन आपका ऐड है ना, तो ऐड का फंक्शन सपोर्ट करेगा, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आएगी, कॉलिंग होगी, उसके बाद आपका यहाँ पर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और फिर तीनों को प्लस कर देगा। तो आपका जो 18 10 और 16 को जो 6 को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा आप लिख सकते हो। तो ये एक और एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर इन्होंने कि आप चाहो तो इस तरीके से भी इनको कॉल करवा सकते हो, जैसे कि ये दे रखा है ऐड 2, A, 2 + A + C। अब देखो जो 2 है आपका वो आपका वेरिएबल हो गया, ए जो है आपका वो आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, और आपका जो 2 + A + C जो है वो आपका एक्सप्रेशन हो गया। मतलब आप चाहो तो इन तीनों को एक साथ भी कॉल करवा सकते हो। तो ए आपका ये हो गया ए, ठीक है ना, ये आपका सॉरी ए मतलब कि ये ए की वैल्यू ये हो गया आपका 2, फिर उसके बाद ए की वैल्यू देखो यहाँ पर ए कॉल करवा रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और एक्सप्रेशन क्या कह रहा है 2 + C, तो 2 + A, तो A कितना है आपका 4, तो 2 + 4 = आपका हो गया 2 + 4 = 6, और C आपका है 8, तो 6 8 14, तो इसका आंसर 14 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर देखिए। स्टेटमेंट आपकी जो है वो क्या है, अलग अलग है। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ये 3 है और ये चौथी स्टेटमेंट है। तो आपको इनको एक साथ नहीं लगाना है, आप इनको एक एक करके लगाइए। हैश लगाने का मतलब होता है कि वो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर हैश लगा रखा है, नीचे नहीं लगाया, इसको भी हैश लगा दो, इसको भी हैश लगा दो। तो आप चाहो तो इन तीनों को एक साथ अलग अलग एक एक करके रन करके देखना, तो आपका जो आंसर होगा वो उस तरीके से ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब है आपके टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स, कि आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 तरह के आर्गूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका पोजिशनल होता है, जिसको हम रिक्वायर्ड आर्गूमेंट भी कहते हैं। सेकंड है आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, थर्ड है आपका कीवर्ड या नेम आर्गूमेंट, और चौथा है आपका वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। वैसे आपके सिलेबस में ये 3 हैं, ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ले लेंगे कि क्या होता है आपके फर्दर नॉलेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आर्गूमेंट आता है, फर्स्ट है पोजिशनल। पोजिशनल आर्गूमेंट को हम रिक्वायर्ड आर्गूमेंट और मैंडेटरी आर्गूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें इसको हम फंक्शन के रूप में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने एक DEF बनाया, फंक्शन डिफाइन किया ऐड नाम का, और उसके अंदर ABC 3 वेरिएबल, 3 आर्गूमेंट्स, वेरिएबल नहीं आर्गूमेंट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, और कॉलन साइन और प्रिंट। फिर हमने क्या किया है, डबल क्वार्ट्स के अंदर दिया A प्रिंट, B प्रिंट, C। तो ये क्या होगा आपका प्रिंट A + B + C, तीनों को हमने प्लस भी दे दिया है। तो नाउ अब हमने पहला हमारा ये देखो, हमने यहाँ पे हैश लगा था, ये सारी स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो अगर ऐड 2, 1, 4 अगर हम इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आंसर मैंने यहाँ पर सामने लिखा है कि A = 2, B = 1 और C = 4। ये आपका प्रिंट आउट आ गया फर्स्ट लाइन का इसका, और सेकंड में तीनों चीज़ों को प्लस हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया आंसर। उसके बाद आप चाहो तो आपकी जो सेकंड कंडीशन है, दिस वन सेकंड कंडीशन, ऐड 2, 1, 2 + 2, इस तरीके से भी इसको कॉल करवा सकते हो, ये भी ट्रू है। तो ट्रू है, इसका मतलब जो 2 है आपका वो A है, 1 आपका B है, और 2 + 2 = 4 वो आपका C है। तो आपका आंसर निकल जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो ऐड 2 अगर इस तरीके से लिखते हो तो ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए क्योंकि हमने जो आर्गूमेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 डाल रखे हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पर 3 डाल रखे हैं और हमने यहाँ पर एक
एक ही कॉल करवा रखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि एक जो 2 करवा रखा है वो ए बी सी के लिए कॉल हो जाएगा, ये गलत होता है, ऐसे नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा रखा है कि जितने आर्गूमेंट हैं उतनी ही वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स एंड नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल होने चाहिए। पोजीशन के बेस में वैल्यू चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका तीसरा वाला देखिए, सॉरी चौथा वाला देखिए, यहाँ पर हमने ऐड 1, 2, 3, 4, 8 हमने यहाँ पर क्या करिए 4 डाल रखे हैं और 4 मैंने क्रॉस भी कर रखा। क्यों कर रखा? क्योंकि देखो हमारे पास आर्गुमेंट्स तो 3 हैं और वेरिएबल 4 हैं, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, इसका मतलब गलत है। अगला हमने देखिए यहाँ पर बना रखा है ADD 4, 1, 2। अगर हम इस तरीके से देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपका देखो ऊपर चेंज हमने इंटरचेंज कर दिया ना। अब ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई और सी की वैल्यू 2 हो गई। आप चाहो तो यहाँ पर चाहो तो सी, बी और ए लिख सकते हो, तो उससे क्या होगा, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे आप वैल्यू को असाइन करेंगे उसी तरीके से ही वो परफॉर्म भी करेगा, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? कहना डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो हैं हम अगर मान लो कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, मतलब उसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, कि अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और वो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम रन टाइम उस वैल्यू को एग्जीक्यूट, मतलब कि उसमें वैल्यू नहीं डालते हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट आपने उसको आर्गुमेंट दिया होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है टोटल आपके टेस्ट के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए हमने क्या किया, मिनिमम मार्क्स 25 डिफाइन कर दिए कि 25 होने चाहिए। तो मिनिमम मतलब ये नहीं कि हम इससे नीचे नहीं दे सकते हैं, मतलब ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो खुद से नहीं एंटर करवाते हैं तो 25 उसके आ जाएंगे। और टोटल में हमने टी प्लस पी को हमने प्लस कर दिया है। अब देखिए हमने सिंपल यहाँ पर क्या कर रखा है, फर्स्ट सबसे पहले सिंपल है, देखिए हमने एक DEF एक फंक्शन डिफाइन किया ऐड नाम का, जिसके अंदर T, P और P इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलन साइन। प्रिंट हमने T इज इक्वल टू T, P एज इट इज प्रिंट होगा, फिर P, फिर टोटल इज इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट होगा और T प्लस P वैल्यू को प्लस करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऐड 70, 30 हमने इस तरीके से अगर दिया है तो फर्स्ट है ये आपका फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट। तो जब ये वैल्यू को रन करेगा यहाँ पर जाकर तो 70 आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पर हमने 30 डिक्लेयर कर रखा है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पर P इज इक्वल टू 30 हो जाएगा और टोटल इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। और अगर आपने ये सेकंड कंडीशन है आपकी, अगर आपने ऐड 60 किया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, जो 60 है वो आपकी T की वैल्यू हो जाएगी और P की वैल्यू ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है तो वो इसको उठा लेगा। तो इसका आंसर मतलब क्या आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट रन, यहाँ पर जो है ना इस कंडीशन में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो हमने दे रखा है वो रन होगा। तो आपका T जो है वो 60 हो गया, P 25 हो गया और टोटल आपका 85 हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि 50, 20 आपने दे रखा है तो आपका T 50 हो जाएगा, P 20 हो जाएगा और टोटल आपका 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आर्गुमेंट्स को डिफ़ॉल्ट में लगा सकते हो कि अगर हम रन टाइम अगर वैल्यू नहीं डालते हैं तो वो उस वैल्यू को लेकर रन कर जाए, ठीक है। अगर आप वैल्यू डालते हो तो ये वैल्यू अपीयर नहीं कराएगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यू है वो रन नहीं होती हैं अगर आपने इस तरीके से किया हो, ठीक है। नाउ नीचे देखिए कुछ और एग्जांपल हैं कि यहाँ पर देखा है ऐड P इज इक्वल टू 25, T, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जो होते हैं वो हमेशा राइट साइड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हेलो A, B इज इक्वल टू 10 एंड C इज इक्वल टू 15, ये वैलिड है, ये रन हो सकता है। और अगर आप हेलो B इज इक्वल टू 10, A, C इज इक्वल टू 15 इस तरीके से लिखते हो तो ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो आपके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं वो आपके राइट साइड होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपके डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में डिस्कशन था, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपका आता है थर्ड है आपका कीवर्ड। कीवर्ड को हम नेम आर्गुमेंट भी कहते हैं। आइए देखिए किस तरीके से वर्कआउट होता है इसका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। ऐड नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हमने मैथ, इंग्लिश और CS नाम से हमने एक आर्गुमेंट पास आउट किए हैं। उसके बाद हमने प्रिंट कंडीशन दे रखी है जिसमें हमने तीनों को प्लस कर रखा है
उसके बाद हमने एक ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ को डिक्लेयर करा दिया 100, 80 एंड 100। तो इसका जो आंसर क्या हुआ, यहाँ से वैल्यू ऊपर जाएगी, यहाँ पर देखिए कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर केस सेंसिटिव है आपका। अगर कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए और अगर लोअर है तो लोअर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल ए था तो वो गलत हो रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पर स्मॉल ए डालना है। तो ऐड नाम का आपका जो नेमिंग आपका जो ऐड नाम का जो फंक्शन है वो स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल में दोनों में हो सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर ए स्मॉल है इसलिए मैंने ऊपर ए रख लिया है। तो अब मैं इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका 280 आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो आप ऐड को मैथ 80, इंग्लिश 80, मैथ 100, इंग्लिश 80 एंड CS 100 इस तरीके से भी कर सकते हो। और इसको आप रन कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, कीवर्ड्स के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया है। तो अब जो भी वैल्यू होगी वो ऊपर जाएगी और प्लस होकर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी। तो इसका आंसर भी सेम वही है, 280 ही आएगा। नाउ थर्ड आर्गुमेंट है, ये देखिए थर्ड वन, दिस वन, इंग्लिश इज इक्वल टू 80, मैथ इज इक्वल टू 100 एंड सी इज इक्वल टू 100। ये आपका सिंपल है जैसे ऊपर दे रखा था। तो अभी जो वेरिएबल है, अगर देखो यहाँ पर मैथ, इंग्लिश और CS है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने इसके कीवर्ड को इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश इज इक्वल टू मैथ इज इक्वल टू और CS इक्वल टू, ये इसके कीवर्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड्स थे ना, ये दिस वन, ये जहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये आपके कीवर्ड्स हैं कि आपने कीवर्ड्स को ही फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवा रखा है और उसके थ्रू आपने रन कर रखा है। अगर आप वैल्यूज़ को आगे पीछे करते हो तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि इंग्लिश 80 है, मैथ 100 है और CS 100 है। तो जब ये प्रोग्राम ऊपर जाएगा ना यहाँ पर, तो वो इस चीज़ को आराम से काउंट कर लेगा कि इंग्लिश है तो यहाँ पर 80 होगा और मैथ है यहाँ पर 100 है और CS आपका 100 है। तो तीनों को प्लस करेगा तो आपका 280 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट था। इससे आगे एक और आर्गुमेंट आता है, आपका एक और फंक्शन किस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ये देखिए कि अगर आप 100, इंग्लिश इज इक्वल टू 60, CS इज इक्वल टू 80 अगर इस तरीके से डिक्लेयर करते हो तो भी आपका ये वैलिड कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला आर्गुमेंट है वो आपके मैथ वाले को एक्सेप्ट कर लेगा। ये मैथ के लिए चला जाएगा, ये इंग्लिश के लिए है और ये CS के लिए है। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो है आपका देन कीवर्ड्स की स्टार्टिंग आपकी जो है वो पोजीशन होनी चाहिए और लास्ट में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि हमने दे ही रखे हैं। ये आपका एग्जांपल दे रखा है, ये इसी बेसिस में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, अगर आप इस तरीके से ऐड इंग्लिश 80, 100, CS 80, ये क्रॉस गलत है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपके अगर आप किसी को डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास आउट करते हो तो वो आपके राइट साइड में होने चाहिए। तो यानी कि ये 100 बीच में आ गया है तो गलत हो गया है। और अगर आप ये 100, इज इक्वल टू मैथ इज इक्वल टू 60, इंग्लिश इज इक्वल टू 80, CS इक्वल टू 100 अगर देते हैं तो भी ये एरर है क्योंकि ये पहला वाला जो है वो मैथ को लेके चला जाएगा। आपने एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखा है, मैथ इज इक्वल टू 60, तो वी कैन नॉट असाइन टू वैल्यूज इन अ वन वेरिएबल, कि हम दो वैल्यूज़ को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपकी एरर है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? ओके, तो ये आपका कीवर्ड असाइनमेंट है। तो किस तरीके से आपने काम किया है मैंने आपको क्लियर करवा दिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर, ये जो फोर्थ वाला है ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप $P का यूज़ अपने फंक्शन डिफाइन करते समय लिखते हैं, तो यहाँ मैंने देखो दे रखा है पैरामीटर नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब है आपके जो पैरामीटर हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। $P वेरिएबल लेंथ सपोर्टिंग, और ये वेरिएबल लेंथ को सपोर्ट भी करता है। रिजल्ट शुड बी इन ट्यूपल, कि जो रिजल्ट हैं आपके वो ट्यूपल फॉर्म्स में आएंगे। तो देखिए क्या है,
आपने देखिए यहाँ पर डी ई एफ ऐड स्टार पी करके फिर उसको पी प्रिंट कर दिया है। तो देखिए ऐड 5, 4, 1, 2, 3 अगर हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और अगर हम ऐड 2, 4 करते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, पी इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये आपके ट्यूपल फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, नीचे एक और एग्जाम्पल आपको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर कि एक हमने डी ई एफ एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर हमने एक नाम लिया और पी स्टार पी कॉल करवा दिया, फिर प्रिंट करवा दिया, फिर सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर करवाया, फॉर लूप लगाया एक्स इन पी और सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, और उसके बाद प्रिंट सम दे दिया, और उसके बाद हमने ऐड 5, 4, 1, 2, 3, फिर हमने एक और दे दिया 4, 2, 1, 7, 8 और लास्ट में दिए 3, 2, 1। हम ये जो फंक्शन बना हुआ है ये क्या है, ये आपकी वेरिएबल्स को प्लस करता रहेगा, ठीक है। वो आपको मालूम है किससे, ये जो फंक्शन है ये इसके इंटेंट में, ये इसके इंटेंट में है, और ये फॉर लूप के इंटेंट के अंदर, मतलब कि इसके अंदर तो टैब आएगा इसके बीच में, और ये लास्ट वाला इसके इंटेंट में है। तो ये मैंने एरो की इसीलिए बना रखे ताकि ईजी हो जाए। तो अगर आप इन चीज़ों को अगर रन करते हो तो व्हाट विल बी हैपन, तो देखो फर्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा इस कंडीशन में, ये वाला प्रोग्राम, तो देखिए आपका लेंथ का कोई चक्कर नहीं है, हमने स्टार पी कॉल करवा रखा है, फिर हमने देखो ऐड, ये फंक्शन यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहुँचने पर आपका प्रिंट पी, तो प्रिंट पी आपको मालूम है 5 आपके जो वेरिएबल आ रहे हैं वो ऐसे हैं, फिर सम इज इक्वल टू हमने 0 दे रखा है, फिर हमने एक्स इन पी कर रखा है, तो एक्स आपका फॉर लूप का वेरिएबल हो गया और पी आपका ये हो गया, ठीक है ना, आपके जो वेरिएबल यहाँ पर आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया है, सम 0, सो 0 प्लस एक्स फर्स्ट टाइम क्या है 5, तो 5 स्टोर हो जाएगा, अगली बार 4 होगा तो 4 प्लस 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 और 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि फर्स्ट वाले का 15 आंसर आएगा, फिर सेकंड वाले का जो भी आप प्लस करोगे वो आएगा, और फिर थर्ड वाले का आपका आएगा 6। तो ये कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आपका सॉर्टेड होता है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी कॉल करवा सकते हो। देखो यहाँ पर हमने कोई भी आर्गुमेंट डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, ए को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन है, बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है, सिर्फ लिटिल चेंज है कि डी ई एफ एक फंक्शन बनाया हमने, सम इज इक्वल टू ए, कि जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए कहलाई जाएगी। फॉर एक्स इन पी ये आपका लूप आ गया है, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस पी, जो हमने यहाँ पर लिखा था वही है, और प्रिंट सम, ठीक है। और उसके बाद हमने ऐड ए डबल डी 2, 4, 6, 8, 7 ये कॉल करवा लिया। इसका जो पहला वाला वेरिएबल है ना 2, ये आपका ए है, ये ए है, ठीक है, वो इसको असाइन कर देगा, यानी कि सम की वेरिएबल सम जो है वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ए 2 है, तो सम इज इक्वल टू ए का मतलब है कि सम के अंदर की जो सम है इस वक्त वो 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका फॉर लूप चलेगा, फिर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, फिर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 एंड 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। तो कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा आंसर। आप इन प्रोग्राम को रन करके ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। इजी है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पास आउट करते हैं तो किस तरीके से काम करता है। अगर आपको पैरामीटर के नहीं बारे में पता है कि कितने होने चाहिए तो आप स्टार पी लगा सकते हो। अगर आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो आप ए लगा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर आपके कीवर्ड्स का यूज़ करना चाहते हो तो कीवर्ड्स का यूज़ करने का फ़ायदा यही है कि आपका एरर नहीं आएगा। आप चाहो तो इसको आगे पीछे वेरिएबल्स को अगर लिख भी देते हो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल दूसरे तरीके से लिखते हो, जैसे ये मैंने ये लिखा है आपका, तो ऐसे में आपका एरर आता है, और नीचे वाला भी आपका एरर ही है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में आपको पता ही, मैंने बता दिया था कि एक वेरिएबल आप चाहो तो उनके बैक साइड में दो, देखिए डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हमने बी और सी को ले रखा है, लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ये लास्ट वन, दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट ही है। तो रन करते समय आप इस तरीके से करोगे तो ये 25
सपोर्ट नहीं करेगा, ये 30 को सपोर्ट करेगा 25। अगर आपने ये किया है तब आपको ये 25 को सपोर्ट करेगा। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हो गया। और इसी तरीके से आपका स्टार्टिंग है वो आपका पोजिशनल है, वो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो ये आपका आज का टॉपिक इतना ही है, ठीक है ना। आपका फंक्शन में पैरामीटर्स और आर्गूमेंट किस तरीके से काम करते हैं, कैसे चलते हैं, वो हमने आज इस सेशन में कंप्लीट किया है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।